देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सामने मौजूद दोस्तों, चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे जहां पर कांग्रेस पार्टी लगातार ईवीएम और बैलेट पेपर से जुड़े मामले को लेकर कोई ना कोई बड़ा प्रयास कर रही है दोस्तों, जिससे ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल पूरे देश भर के अंदर हो। पहले कर्नाटका के अंदर नियम बदले गए और उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी को मिली है बड़ी सफलता। बताएंगे हाईकोर्ट ने मामले को ठुकराया, लेकिन सीधा सुप्रीम कोर्ट ने मामले को स्वीकार करते हुए 99% बैटरी वाले मामले पर अब एक बड़ी कार्रवाई की है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे थे केरल में प्रचार करने के लिए दोस्तों। आरएसएस और बीजेपी नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए कई और बड़ी बातें राहुल गांधी ने कही है। और क्या अजित पवार की एनसीपी टूटने वाली है दोस्तों। एनसीपी के अंदर बीजेपी के एजेंटों को बाहर करने के लिए काम पर लग गए हैं एनसीपी के पवार फैमिली के लोग। बताएंगे डिटेल में क्या है अपडेट दोस्तों। और अचानक से राज ठाकरे और एक और पवार फैमिली के बड़े नेता की हुई है मुलाकात। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में ममता बनर्जी पर क्या चुनाव प्रचार के लिए रोक लगाया जाएगा, बीजेपी के लोग पहुंचे हैं चुनाव आयोग। बताएंगे किन आरोपों को लगाकर इस तरीके के दावे कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से देश भर के अंदर चुनाव कराया जाना चाहिए और बैलेट पेपर से ही लोकतंत्र मजबूत होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में बैलेट पेपर वापस से लाओ लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पूरे इंडिया गठबंधन के समर्थकों की केवल एक ही मांग है कि देश भर का चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए। ईवीएम पर अब लोगों का भरोसा नहीं रहा है दोस्तों और बैलेट पेपर के चुनाव से नतीजे अलग आएंगे, ऐसी लोग उम्मीद जता रहे हैं। ऐसे में ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर लगातार एक के बाद एक कोई ना कोई बड़ी खबरें सामने आ ही रही है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल के अंदर कर्नाटका के अंदर कांग्रेस की सरकार ने एक नियम पास करते हुए लोकल बॉडी के इलेक्शन के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लिया और ईवीएम पर रोक लगा दी गई दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर काफी सीरियस है और कानून के साथ साथ नियम के आधार पर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर चुनाव कराने को लेकर लगातार ताकत लगाई जा रही है दोस्तों। अब यह मामला मध्य प्रदेश से सामने आता है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा है दोस्तों, जिन्होंने पिछला चुनाव कांग्रेस पार्टी के टिकट पर नवंबर 2023 में लड़ा, जब भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट से भारतीय जनता पार्टी के नेता भगवान दास सपानी चुनाव जीत गए दोस्तों। और कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा दूसरे नंबर पर थे और पीसी शर्मा क्योंकि दिग्गज नेता है और अपनी सीट पर काफी मजबूत है दोस्तों। इसके बाद चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद उनको कोई पैटर्न नजर आया। उन्होंने देखा कि 99% जो बैटरी वाले ईवीएम है वहां पर उनको काफी कम वोट मिले हैं, बाकी जो नॉर्मल ईवीएम है वहां पर उनको अच्छा खासा वोट मिला है। जिसके बाद उन्होंने इस मामले को हाईकोर्ट ले जाने का फैसला लिया दोस्तों। जब हाईकोर्ट में पहुंचे तो हाईकोर्ट क्योंकि सबूत के आधार पर ही काम करता है दोस्तों, तो सबूत मांगा गया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता पीसी शर्मा गए चुनाव आयोग के पास और उनसे बोला कि हमें सीसीटीवी की फुटेज दीजिए। चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज देने से मना कर दिया दोस्तों, जबकि सीसीटीवी का फुटेज चुनाव आयोग के पास था। बैलेट पेपर और ईवीएम वोटों में तकरीबन 25% के आसपास के अंतर का जिक्र किया गया है दोस्तों। चुनाव याचिका यानी इलेक्शन पिटीशन के रूप में ईवीएम की अनियमितता और बैटरी के स्तर को लेकर स्ट्रॉन्ग रूम के एक्सेस को लेकर सवाल खड़े किए गए। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने पहले मामला खारिज कर दिया दोस्तों, तो इसके बाद पीसी शर्मा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी के लिए खुशखबरी तब सामने आती है जब अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान ले लिया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि हाईकोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया है तो हम भी इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर संज्ञान ले लिया और सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से छेड़खानी के मामले को लेकर अलग अलग पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है दोस्तों। और ये पीसी शर्मा के लिए एक बड़ी जीत है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले की सुनवाई हो रही है। आपको बता दें कि काउंटिंग के समय जब मशीन खोली गई तो उसमें कई सारी मशीनें ऐसी थी जिसमें 99% बैटरी था और कई मशीनें ऐसी थी जो जहां पर नॉर्मल बैटरी का परसेंटेज था दोस्तों। यानी पीसी शर्मा कहते हैं कि जब मॉक पोल कराया जाता है यानी ईवीएम की जांच पड़ताल की जाती है, तभी ईवीएम के अंदर वोट डाल के देखा जाता है कि सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद पूरे दिन ईवीएम चलता रहता है। तो सवाल यह है कि जब काउंटिंग का दिन यानी गिनती का जब दिन आया तब बैटरी चार्ज 99% कैसे दिखा रहा था, ये तो साफ तौर पर अनियमितता का मामला है। पीसी शर्मा ने कहा कि ईवीएम में बैटरी 99% जहां पर निकली वहां पर कांग्रेस हारी है, जहां बैटरी 99% से कम पाई गई है वहां पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। पीसी शर्मा ने गड़बड़ी सिर्फ मेरी विधानसभा सीट में नहीं हुई बल्कि लोकसभा चुनाव के दौरान भोपाल लोकसभा सीट पर हुई गिनती के दौरान भी हुई है। इन आरोपों के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दोस्तों। और बड़ी बात यह है, खुशखबरी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान ले लिया है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चुनाव आयोग समेत सबको नोटिस जारी कर दिया गया है दोस्तों। विवेक तनखा कांग्रेस के दिग्गज नेता और वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट में पीसी शर्मा का केस लड़ रहे हैं। अपनी राय जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ बाहर से देखने में सब कुछ सही लग रहा है दोस्तों, लेकिन एनसीपी एपी यानी अजित पवार की पार्टी में जबरदस्त तरीके का हंगामा चल रहा है और अचानक से एक बड़े नेता के साथ में एनसीपी पवार परिवार के बड़े व्यक्ति की मुलाकात ने हलचलें मचा दी है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये की
अजित पवार के भतीजे रोहित पवार लगातार अजित पवार की मौत के मामले को लेकर जांच पड़ताल कराना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग पुलिस थानों में उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई, कहीं भी उनकी शिकायत को नहीं सुना गया। फिर वो राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं और बेंगलुरु में जाकर मामला दर्ज करवाया जाता है, जिसके बाद बीजेपी के लोग महाराष्ट्र का अपमान बताने लगते हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि भाजपा के लोग अजित पवार की मौत के मामले पर जांच पड़ताल नहीं करवाना चाहते दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि एनसीपी के अंदर एक जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है, खासकर दोस्तों जो पवार परिवार है उनको समझ में आ रहा है कि अजित पवार की पार्टी में एक बड़ी साजिश चल रही है पार्टी को तोड़ने की। यानी पवार परिवार से इतर एक नया नेतृत्व पार्टी के अंदर खड़ा करके पवार परिवार से इतर एनसीपी बनाने की कोशिश चल रही है और इसमें कई नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं। जैसा रोहित पवार बता रहे हैं कि सुनेत्रा पवार को पोस्ट से हटाने के लिए एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल एक बड़ी साजिश रच रहे हैं दोस्तों, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे और पार्टी पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन बाद में जब दबाव पड़ा तब जाकर कार्यकारी अध्यक्ष के पोस्ट के बाद उनको अध्यक्ष बनाने की जगह सुनेत्रा पवार यानी अजित पवार की पत्नी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। इस कारण से नाम के लिए ही सही, लेकिन एनसीपी एपी यानी अजित पवार एनसीपी पर अभी पवार परिवार का कंट्रोल है दोस्तों। लेकिन कुछ लोग हैं जो पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं और पवार परिवार की राजनीतिक पकड़ को खत्म करके पूरी तरीके से एनसीपी एपी को कब्जाना चाहते हैं दोस्तों। इन्हीं सारी चर्चाओं के बीच एनसीपी एपी के विधायक सुनील शेलके ने बोल दिया था कि दोनों परिवार फिर से एकजुट हो जाएगा, यानी अजित पवार और शरद पवार की पार्टी एकजुट हो जाएगी और अगर ऐसा होता है तो शरद पवार के कंट्रोल में एनसीपी आ जाएगी दोस्तों। और ये उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा जो एनसीपी के अंदर बैठकर भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों से पार पाने के लिए, छूट पाने के लिए अब नए तरीके के समीकरण सेट करने में पवार परिवार लग गया है दोस्तों। अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त तरीके का हलचल है दोस्तों और अजित पवार के बेटे पार्थ पवार सोमवार को एमएनएस के नेता राज ठाकरे से बंद कमरे में तकरीबन 1.5 घंटे मुलाकात करते हैं और उनके मुलाकात के बाद ये नहीं बताया जाता कि किन मामलों को लेकर चर्चा की गई है दोस्तों, लेकिन राज ठाकरे एकमात्र नेता थे जिन्होंने सुनेत्रा पवार के अध्यक्ष के चुनाव से पहले साफ तौर पर कहा था कि कोई भी गैर मराठी यानी अगर कोई दूसरे राज्य से आकर व्यक्ति किसी पार्टी पर कंट्रोल करेगा तो हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका इशारा था एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल की ओर दोस्तों, जिन्होंने एनसीपी और बीजेपी का गठबंधन करवाया और क्योंकि वो गुजरात से आते हैं तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के काफी करीबी नेता है दोस्तों और इसी बात से भड़के हुए थे राज ठाकरे। ऐसे में अजित पवार के बेटे पार्थ पवार का राज ठाकरे के पास जाना और राज ठाकरे का उससे पहले वाला बयान देना कि पवार परिवार को दरकिनार करके एनसीपी पे कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, हम कतई नहीं होने देंगे। इससे पता चल रहा है दोस्तों के अंदर खाने एनसीपी में जबरदस्त तरीके का बवाल है। बवाल इतना बड़ा है दोस्तों कि प्रफुल्ल पटेल ने जिसको अध्यक्ष बनवाया है, प्रदेश का अध्यक्ष बनवाया है, ऐसे सुनील तटकरे ने भी एक बैनर पोस्टर लगाया दोस्तों जिसमें पवार परिवार के किसी व्यक्ति की तस्वीर भी नहीं है। तो इससे पता चल रहा है कि एक बड़ी साजिश चल रही है और पार्थ पवार अलग अलग पार्टियों से समर्थन जुटाकर कोशिश कर रहे हैं कि एनसीपी में से इन सारे लोगों को बाहर निकाला जाए। अगर आप भी मानते हैं कि एनसीपी में बड़ा खेला आने वाले दिनों के अंदर होगा तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को बीते दिन केरलम में मौजूद थे दोस्तों। उन्होंने केरलम के चुनाव को लेकर कोटायम में सभा को संबोधित करते हुए सरकार के एफसीआरए कानून में बदलाव लाने की तैयारी को लेकर चिंता की बात की। उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है क्योंकि इससे सिर्फ आरएसएस के लोगों को विदेश से फंड मिलेगा, बाकी संगठन को तो फंड मिलना बंद हो जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि आरएसएस के लिए अलग नियम है और देश के अन्य संगठनों के लिए अलग तरीके के नियम है। आरएसएस और भाजपा वाले लोग नफरत फैलाकर लोगों को बांटते हैं। राहुल गांधी ने सभा के बाद कोटायम में मौजूद विधायक चांडी ओमान के साथ साइकिल यात्रा की है दोस्तों। साइकिल चलाते हुए नजर आ रहे हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बेलदा में चुनावी रैली को संबोधित कर रही थी। तो अलग अलग क्षेत्र से चुनाव को लेकर अपडेट आई है दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी केरल में भारतीय जनता पार्टी पर एफसीआरए के लाइसेंस में किए गए बदलाव को लेकर, नियमों के बदलाव को लेकर निशाना साध रहे हैं। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर चुनावी प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन पर एमसीसी यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से बोला है कि इनको चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, किरण रिजिजू और सुकांत मजुमदार सहित अन्य मंत्रियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग में शिकायत की है दोस्तों और ममता बनर्जी पर बंगाल में सार्वजनिक रैली के दौरान गंभीर और परेशान करने वाली सार्वजनिक बयान देने का आरोप लगाया और स्वतंत्र और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है, इस तरीके का दावा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसी से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है दोस्तों। हालांकि चुनाव आयोग क्या इन बयानों का एनालिसिस करने के लिए बैठेगा और देखेगा कि चुनाव में कहां पर गलत बयान दिए जा रहे हैं और सही बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि बयान की कोई परिभाषा नहीं हो सकती कि किसी बयान को सही बताया जाए, किसी को गलत बताया जाए। ऐसे में दोस्तों चुनाव आयोग कोई एक्शन तो लेगा नहीं, लेकिन बीजेपी के लोग कोशिश कर रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं को भेजा जाए ताकि चुनाव आयोग इस मामले पर ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई करे। अगर ममता के खिलाफ कार्रवाई कर गया दोस्तों चुनाव आयोग तो एकदम उल्टा चुनाव हो जाएगा। ये बात सबको पता है कि चुनाव के दरमियान अगर कुछ भी ममता बनर्जी के खिलाफ होता है तो वो असली में बीजेपी के खिलाफ होगा और पूरा का पूरा चुनाव पलट जाएगा
2 मिनट के अंदर चुनाव के नतीजे अलग तरीके सामने आएंगे। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत किसानों के आंदोलन में शामिल होने के लिए और उनका समर्थन करने के लिए प्रदर्शन स्थल पर जा रहे थे जब पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी की खबर फैलते ही भारतीय किसान यूनियन और दूसरे किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई और आक्रोश का माहौल देखने को मिला। दोस्तों, विभिन्न मुद्दों को लेकर भुवनेश्वर में किसानों का आंदोलन 22 मार्च से चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सोमवार को बड़ी संख्या में किसान इस आंदोलन में शामिल हुए। दोस्तों, इसी दौरान आंदोलन में समर्थन देने जा रहे बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत को पुलिस ने रोक लिया और गिरफ्तार कर लिया। बीकेयू के जिला अध्यक्ष नवीन राठी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसानों के आंदोलन को दबाने के प्रयास निरंतर जारी है और बीजेपी सरकार उड़ीसा के अंदर किसानों की आवाज को दबा रही है, लेकिन हमारा संघर्ष तो लगातार निरंतर जारी रहेगा। कुल मिलाकर दोस्तों, राकेश टिकैत किसानों के एक नेता है जो देश भर के अंदर लगातार किसानों की आवाज उठाते आ रहे हैं। किसान पहले अपनी आवाज जोर शोर से उठाते थे लेकिन सुनने वाला कोई नहीं मिलता था दोस्तों, लेकिन जब से किसान आंदोलन हुआ है और राकेश टिकैत जैसे कई सारे किसान नेता देश के अंदर और ज्यादा प्रमुखता के साथ उभर कर आए हैं दोस्तों, अलग अलग प्रदेशों में जाकर किसानों के आंदोलन को आवाज देने की कोशिश करते हैं और राकेश टिकैत उसी आवाज को बुलंद करने के लिए गए थे, तब उनको अरेस्ट कर लिया गया है। राकेश टिकैत की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब देश भर के अंदर किसानों के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं चल रही है। दोस्तों, आप लोग की क्या राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि जहां भाजपा की सरकार है वहां पर तुरंत गिरफ्तारी कर ली जाती है, आवाज को सुना भी नहीं जाता और आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है और इसीलिए राकेश टिकैत मजबूती के साथ खड़े नजर आते हैं। दोस्तों, आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है इस पर कुछ नेता खुलकर बोल रहे हैं दोस्तों। उसमें एक नाम है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर अधिकारियों का एक जगह से दूसरी जगह तबादला किए जाने के मामले को लेकर बयान जारी किया। अखिलेश यादव कहते हैं कि बंगाल के अंदर 173 पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया। 83 बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का तबादला एक दिन में किया गया। अखिलेश यादव कहते हैं कि सीधी बात कहूं तो भाजपा बंगाल बुरी तरीके से हार रही है और विशिष्ट बात यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दिन पर दिन लगातार बसे बतर होती चली जा रही है। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि भाजपा सम्मानजनक हार के लिए अपनी व्यवस्था कर रही है। यही इस चुनाव की विशिष्टता है और ये तबादले नहीं चुनावी हेरा फेरी है। निष्कर्ष ये निकलता है कि भाजपा जिस बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के अंदर पुलिस अधिकारियों और बीडीओ को बदल रही है, उससे ये बात साबित हो गया है कि बंगाल में भाजपा का मुंह मीठा नहीं होगा। दीदी है दीदी रहेगी और तृणमूल कांग्रेस की जीत को लेकर हुंकार भर रहे हैं अखिलेश यादव। दोस्तों, उनको पूरी तरीके से विश्वास है कि दीदी की सरकार एक बार फिर से बंगाल के अंदर बनेगी और भाजपा वाले ये जो तबादले कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह अधिकारियों को भेज रहे हैं, ये केवल और केवल भाजपा को हार के मिल रहे संकेत की चिड़चिड़ाहट में किए जा रहे उठाए जा रहे कदम है। दोस्तों, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर आप लोग की कोई दूसरी राय है? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक बड़ा दावा करते हुए ईसीआई को एक याचिका सौंपी है। दोस्तों, ये जो याचिका वो सौंप रहे हैं वो ये है कि पश्चिम बंगाल के अंदर अधिकारियों से लेकर जो पूरे कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, वो टीएमसी के इशारों पर काम कर रहे हैं। किरण रिजिजू कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में सभी अधिकारी वरिष्ठ पदों से लेकर निचले स्तर तक इस हाईजैकिंग को आसान बनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता बन चुके हैं। और सोचिए दोस्तों कि जिस राज्य के अंदर तृणमूल कांग्रेस आज की स्थिति में पावर में नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा कंट्रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है और केंद्र में भाजपा की सरकार है जो अधिकारियों को लेकर आदेश जारी कर सकती है। इसके बावजूद बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी के इशारे पर ये लोग काम कर रहे हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी के पास डायरेक्ट कंट्रोल है ही नहीं। इसके बाद किरण रिजिजू कहते हैं कि हमने अपनी याचिका में विस्तार से बताया कि ममता बनर्जी ने कब और कहां लोगों को धमकाया, अधिकारियों का इस्तेमाल करके ये लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को उनके अपने घरों के अंदर धमकाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने ईसीआई चुनाव आयोग से निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आग्रह किया। पिछली बार जैसे चुनाव न होने की चेतावनी देते हुए कहा कि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने पिछले 3 चुनाव में बाहुबल और दादागिरी के दम पर चुनाव जीते हैं, वैसा इस बार नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग से इस पूरे मामले पर सख्ती से निपटने के लिए बोला जा रहा है। चुनाव एक ऐसा मौका होता है जब लोग अपने मन से वोट डाल पाते हैं। ऐसे में चुनाव में लोग अपने मर्जी से वोट डालेंगे, ये एक मौका है, तो उस मौके के ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों? तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और तगड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ी अपडेट आती है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने निशाना साध दिया। दरअसल अपडेट ये है कि
मेरठ के अंदर प्रतिमा का उद्घाटन होता है दोस्तों। महाराज सूरजमल की मूर्ति का उद्घाटन होता है दोस्तों। और महाराज शब्द के आगे जाट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जाट समाज के लोगों के प्रतीक चिन्ह के तौर पर महाराज सूरजमल को जाना जाता है दोस्तों। ऐसे में सूरजमल जी की मूर्ति का उद्घाटन हुआ तो जाट शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसको बाद में हटा दिया गया। भाजपा सरकार ने जब ये कार्रवाई की तो इस पर जाट समाज के लोग भड़क गए दोस्तों, और जाट समाज ने जोरदार तरीके से विरोध भी किया। और अब समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने कहा कि बस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुर बिष्ट के भाजपा राज में अपना ठाकुर क्षत्रिय राजपूत रहेगा, बाकी सबका जाट गुर्जर निषाद राजभर यादव कुर्मी ब्राह्मण लोधी समेत सबका नाम हटेगा। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल आगे बोलता है, जब से 9 साल से सत्ता आसीन हुए हैं तब से अपना जातिवाद का आपराधिक साम्राज्य स्थापित किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिष्ट ठाकुर साहब ने शर्म करे। यानी दोस्तों समाजवादी पार्टी की ओर से भाजपा पर इसलिए निशाना साधा जा रहा है कि जब बात आती है योगी आदित्यनाथ से जुड़े समाज की तो तब बीजेपी एक अलग तरीके का रवैया अपनाती है दोस्तों, लेकिन जब बात अन्य समाज के लोगों की आती है तो फिर कहते हैं कि जातिवाद नहीं चलेगा, जातिगत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जाट शब्द का इस्तेमाल, गुर्जर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो अब दो तरीके के जो स्टैंड है दोस्तों, यानी 2 मापदंड है, उसे लेकर सवाल उठेंगे। समाजवादी पार्टी ने जो बात कही है कि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं, आप लोगों की कोई और राय है, जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें भाजपा सरकार में लगातार मनमानियां चल रही है। अब जो अपडेट आई है दोस्तों वो ये कि स्वतंत्र पत्रकार गजेंद्र सिंह के न्यूज डिगी के इंस्टाग्राम को पेज को उड़ा दिया गया है दोस्तों। ये जानकारी श्याम मीरा सिंह पत्रकार ने दी है। उन्होंने बताया है कि लगभग 5 लाख फॉलोवर वाले इंस्टाग्राम पेज न्यूज डिगी नाम का जो पेज था उसको उड़ा दिया गया है। और इस देश की जनता की तरह इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी सोया हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी नागरिकों के मूल अधिकारों को बचाने की होती है। बोलने का अधिकार, स्वतंत्र आवाज का अधिकार हर एक व्यक्ति का होता है, फंडामेंटल अधिकार है, यानी मौलिक अधिकार है जिसको छीना नहीं जा सकता। आर्टिकल 19 में साफ तौर पर भारत के लोगों को बोलने का अधिकार है दोस्तों, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का अधिकार है। लेकिन इस तरीके से एक के बाद एक सोशल मीडिया पर पेज उड़ाए जा रहे हैं, खासकर वे पेज उड़ाए जा रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों। ये चिंता का विषय है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखे होता है, क्योंकि हाल फिलहाल में कई सारे पेजेस उड़ा दिए गए हैं। ऐसे में लोग आवाज उठा रहे हैं दोस्तों, और जोर शोर से इस आवाज को उठाया जाना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई अपनी रैली कर रहे थे दोस्तों। उनकी रैली की तस्वीरें देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि माहौल कितनी तेजी से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में खासकर असम के अंदर बदलता हुआ नजर आने लगा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये ग्राउंड पूरी तरीके से भरा हुआ है और लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। गौरव गोगोई ने जिस तरीके से संगठन का विस्तार किया है दोस्तों, उसकी झलकियां यहाँ देखने को मिल रही है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने संगठन में बड़े तरीके का बदलाव करने जा रही है। जो अपडेट है दोस्तों वो ये कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में राहुल गांधी एक बार फिर से सक्रिय हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी प्रदेश संगठन में जल्द बड़े बदलाव करेगी। पार्टी नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति करने की तैयारी में है, साथ ही नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर चर्चा चल रही है। पार्टी इस बार सामाजिक और जातीय संतुलन को साधने के लिए विशेष ध्यान देगी। प्रदेश में आज की स्थिति में कांग्रेस पार्टी 3 बड़े पोस्ट पर, यानी प्रभारी के पोस्ट पर, नेता विपक्ष के पोस्ट पर और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के पोस्ट पर ब्राह्मण समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दे रही है दोस्तों। खासकर ब्राह्मण समाज को कांग्रेस पार्टी अपने से जोड़ने के लिए प्लान पर काम कर रही है। लेकिन अब पार्टी ने फैसला लिया है कि एक नए तरीके का समीकरण राज्य में फिर बनाया जाएगा और इस बार दलित समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। राहुल गांधी दलित समीकरण को मजबूत करने के लिए पार्टी के अंदर बड़े स्तर पर बदलाव करेंगे। नई कार्यकारिणी का जल्द ऐलान होगा। सिर्फ प्रदेश के अध्यक्ष ही नहीं बल्कि पूरी कार्यकारिणी को बदला जाएगा, जिसमें पार्टी के युवा और सक्रिय नेताओं को आगे किया जाएगा और संगठन में नई ऊर्जा भरने की तैयारी है। संगठन सृजन अभियान फिलहाल कांग्रेस पार्टी का ठंडे बस्ते में है दोस्तों। खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर शीर्ष बड़े पोस्ट पर जब पूरी तरीके से नियुक्तियां हो जाएंगी उसके बाद ये अभियान और तेज चलेगा। टाइम है नहीं, 2027 के चुनाव को लेकर केवल 1 साल का टाइम बचा हुआ है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जल्द तकरीबन 10 दिनों के अंदर एक बड़ा ऐलान करेगी दोस्तों, और नई कार्यकारिणी के ऐलान के साथ ही संगठन सृजन अभियान को और तेज किया जाएगा। और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पर अपना पूरा फोकस केरल के बाद करने जा रहे हैं। तो केरला राहुल गांधी का भी फोकस है दोस्तों। प्रियंका गांधी असम पर फोकस बनाए हुए है, जबकि अब कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में केवल उत्तर प्रदेश पर ध्यान देगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री सोनिया गांधी जी के स्वस्थ होने की कामना काम आ रही है और वो तेजी से सही हो रही है, ठीक हो रही है। उनके स्वास्थ्य में तेजी सुधार आ रहा है। सर गंगा राम अस्पताल में जो डॉक्टर है उनके अनुसार अब वह पूरी तरीके से नॉर्मल हो गई है, सामान्य हो गई है और जल्द ही उनको अस्पताल से छुट्टी दे दिया जाएगा। बुखार की शिकायत के बाद 24 मार्च को तकरीबन रात में 10:22 पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब राहुल गांधी अस्पताल में ही मौजूद थे, पूरी रात सोफे पर सोते रहे दोस्तों। इसके बाद अगले दिन राहुल गांधी का केरल में कार्यक्रम था। बाद में राहुल गांधी अपनी मां की सेवा कर रहे थे, तो बाद में उन्होंने केरल की आम जनता को संबोधित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल किया दोस्तों। ऐसे
में राहुल गांधी सोनिया गांधी जी के स्वास्थ्य को लेकर लगातार तत्परता दिखाते हैं और ये अच्छी बात है। एक बेटे का मां के प्रति जो जिम्मेदारी है उसे पूरी तरीके से निभाते हैं। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर किसी राज्य के अंदर चुनाव चल रहा हो और ईडी के लोग एक्टिव ना हो, ऐसा कह पाना काफी मुश्किल है दोस्तों, या फिर ऐसे उदाहरण ढूंढ पाना काफी मुश्किल है। बिरला उदाहरण ही ऐसे आपको मिलेंगे। और ये अब जो अपडेट आई है वो ये कि पश्चिम बंगाल के अंदर भूमि हड़पने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और मौजूदा विधायक देवाशीष कुमार को समन जारी किया है। आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में राज बिहारी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता और जांच उन आरोपों के आधार पर शुरू की गई है जिसमें एक निर्माण कंपनी के निर्माण परियोजना को सुविधाजनक बनाने के लिए दक्षिण कोलकाता के कई इलाकों में अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर लिया गया तथा इन आरोपों के मद्देनजर ईडी ने तलाशी अभियान चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप कुमार को समन जारी किया गया। दोस्तों एजेंसी का आरोप है कि निर्माण कंपनी ने नगर निगम के समर्थन से ये कार्रवाइयां की है। ऐसे में ईडी के द्वारा भेजे गए समन को लेकर और चल रही जांच पड़ताल को लेकर एक बात है दोस्तों की चुनाव के दरमियान जो एक उम्मीदवार मैदान में उतरा हुआ है उसको तो कुछ दिनों का ब्रेक दे देना चाहिए, जांच पड़ताल को थोड़े दिन रोक देना चाहिए। जब चुनाव चल रहा है तब पूछताछ के लिए बुलाने का क्या औचित्य है, क्योंकि एक उम्मीदवार का यह हक है कि वो आम जनता के पास जाए और आम जनता के सामने अपने दिल की बात रखे और उसके बाद समर्थन इकट्ठा करे। ऐसे में दोस्तों चुनाव के लिए 10-15 दिन का टाइम और बचा हुआ है, तो अगर उतना इंतजार ईडी वाले कर लेंगे तो इससे हो क्या जाएगा, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जानबूझकर परेशान करने वाली बातें हैं, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इस तरीके से पहुंचती रहे। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत